वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था। प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। प्रोटीन मैंने आपको बताया था, पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 U इज नोन एज प्रोटीन्स। देयर आर टू टाइप, नंबर वन फाइब्रस प्रोटीन, नंबर टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन बताए थे, जैसे केराटिन हुआ या कोलोजन हुआ, ये क्या है हमारे, ये मायोसिन हुआ, ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन कहलाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा हीमोग्लोबिन हुआ, इंसुलिन हुआ, एग एल्बुमिन हुआ, ये सब क्या हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर, वो सॉल्युबल वाटर होते हैं। उसके बाद कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, टर्सरी क्वाड्रनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो ये मैंने कल प्रोटीन के बारे में आपको बताया था। आज आपको बताएंगे डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होता है। डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होगा? डीनेचुरेशन प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन आपका दो तरह के होते हैं, एक होता है डीनेचर्ड प्रोटीन, एक होता है नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन, नंबर टू डीनेचर्ड। तो पहले आप समझते हैं नेटिव प्रोटीन्स क्या है। नेटिव प्रोटीन का मतलब होता है जब प्रोटीन अपनी मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट में होता है, व्हेन प्रोटीन इन इट्स मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट एंड परफॉर्म बायोलॉजिकल एक्शन। वो अपने क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्शन को पूरा करता है। अब आपके बायोलॉजिकल एक्शन का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने एग ले लिया, ठीक है। एग आपने क्या किया, हैन के नीचे रख दिया। जब उसको नीचे रख देंगे तो हैन क्या करेगी, उसको हैच कर देगी। हैच कर से वहां पर क्या होगा, चूजा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रोटीन का काम क्या है, उसका मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट है वो, यानी उसने क्या किया, जो हमारी बायोलॉजिकल उसका काम था चूजे को बनाना, ठीक है, वो उसने किया। तो ये हमारा नेटिव प्रोटीन्स कहलाता है। लेकिन आप समझिए, यदि मैं एग को बॉयल करके हैन के नीचे रख दूं तो क्या होगा, हैन चाहे पूरी जिंदगी उसके ऊपर बैठी रहे, चूजा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया। जब प्रोटीन की अपनी प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई, बायोलॉजिकल एक्शन काम करने की प्रॉपर्टीज की खत्म है, वो बायोलॉजिकल एक्शन पूरा नहीं करेगी। जब ये कंडीशन आ जाती है तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन प्रोटीन। ये डीनेचुरेशन प्रोटीन्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा नेटिव प्रोटीन्स, तो पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा। द मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन इन विच इट परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल एक्शन, दैट इज नोन एज नेटिव प्रोटीन। यानी प्रोटीन की वो स्टेट जहां पर वो क्या होता है, मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट, यानी उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो क्या करता है, अपने बायोलॉजिकल एक्शंस को कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज नेटिव प्रोटीन। नेक्स्ट, डीनेचुरल प्रोटीन्स। डीनेचुरल क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन प्रोटीन। यानी प्रोटीन के वो, हमारा वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्रोटीन क्या करती है, अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या करती है, खत्म कर देती है। वो क्या कहलाएंगे हमारे, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इट मीन्स दैट इज डीनेचर प्रोटीन, वो डीनेचर प्रोटीन होगा। अब आप समझिए कैसे। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक प्रोटीन लिया, ये हमारा प्रोटीन है कोई, ठीक। ये हमारा क्या है, ये अपनी मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट में है, ये हमारा नेटिव प्रोटीन कहलाता है। जब हम इसको डीनेचर्ड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको ग्लोबुल से वो ओपन हो जाएंगे, यानी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी इसकी। ये क्या है हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, आपने एग लिया, एग में ये वाली स्टेट होती है। जब आप उसको बॉईल कर देते हैं तो वो क्या होता है, दैट बिकम रबर लाइक मास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, rubber-like mass में, and it become denatured protein. Similarly,
यू टेक द मिल्क, जब आप मिल्क को लेते हैं तो अपनी नेटिव स्टेट में होता है। व्हेन यू ऐड द लैक्टिक एसिड, तो क्या होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वो भी क्या है, डीनेचुरेशन प्रोटीन हमारा, दैट इज ऑल्सो नोन एज डीनेचुरेशन प्रोटीन। नंबर नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, अगर हम चीज बनाते हैं किससे, मिल्क से, हमने क्या करा, दूध के अंदर हमने सिट्रिक एसिड डाल दिया, टार्टिक एसिड डाला, तो वहां पर क्या होगा, जो मिल्क है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा चीज में। चीज भी क्या है हमारा, चीज का फॉर्मेशन भी हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से हम दो चीज पढ़ते हैं, पहली बात आती है नेटिव प्रोटीन, दूसरी आती है डीनेचर प्रोटीन। तो आप नेटिव प्रोटीन को समझिएगा फिर दोबारा, द the most energetical state of protein in which it's perform its biological function, that is known as native protein. Next आता है denatured protein, means the process by which protein loses its biological function is known as denaturation, and protein obtained is known as denatured proteins. During the denatured protein, globules are अनफोल्ड, ये क्या होते हैं हमारे, जो ग्लोबुल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं और प्रोटीन हमारी डीनेचर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इन प्रोटीन्स को हम डीनेचर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो किसकी बात हो गई, हमारी प्रोटीन की बात हो गई और डीनेचर की बात हो गई, नेटिव प्रोटीन की बात हो गई। तो प्रोटीन का मैटर तो आपका यहीं तक है। अब इसके बाद आगे जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर है आपका न्यूक्लिक एसिड। पढ़ेंगे आप न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स is known as न्यूक्लिक एसिड। बहुत सिंपल बात होती है, यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप, नंबर वन डीएनए, नंबर टू आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए, एक का आरएनए, और इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हमारे न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। अगर हम इसको न्यूक्लिक एसिड को अगर दूसरी तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं सुगर, यहाँ लिखेंगे फॉस्फेट ग्रुप, फिर यहाँ लिखेंगे सुगर, फिर लिखेंगे फॉस्फेट ग्रुप, फिर यहाँ पर हमारा फिर सुगर। इस तरीके से चेन बनती चल जाती है। और यहाँ बनाते हैं बेस, ये बेस होते हैं ऐसे जुड़े होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा, और इनको एन टाइम जोड़ देते हैं। ये हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या, पॉलीमर से ये, ठीक है, इसलिए क्या कहलाते हैं हमारे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो क्या हुआ फिर, न्यूक्लिक एसिड क्या हमारे, polynucleotides is known as nucleic acid. They are responsible for they are responsible for transmission of transmission of characteristics one from one generation to next generation, which is known as heritance. Heredity इसको बोलते हैं, that is known as nucleic acid. Nucleic acid are two type. Number one, DNA, it means deoxyribose nucleic acid. नंबर टू RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एक हमारा
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा, दूसरा हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ शुगर होगा, यहाँ बेस, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर बेस, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर बेस। इस तरीके से हम इनको ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे न्यूक्लिक एसिड कहलाएंगे। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे क्या होते हैं, कई टर्म आती हैं। पहली बात, देखिए क्या बताएगी, इसमें एक टर्म आता है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक कंपाउंड फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ शुगर एंड बेस इज नॉन एज, क्या कहलाएंगे हमारे, न्यूक्लियो, उनको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। आप कहेंगे शुगर एंड बेस क्या होगा जी, देखिए अगर हम लेते हैं न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, तो उसमें क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले हम ऐसे पेंटोस शुगर लेते हैं। ये हमारी पेंटोस शुगर है। यहाँ पर क्या होगा हमारा ओ एच, यहाँ एच, ओ एच, ओ एच, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो कहलाती है हमारी, यहाँ से मैं H हटाता हूँ, इसको बोलते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस। टू वर्ड लगाते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होती। ये डीएनए में होता है, ये डीएनए का शुगर है। और अगर मैं OH हटा करके बेस जोड़ देता हूँ, बेस AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये हमारे बेस होते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। अगर मैं बनाता हूँ न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा ये आ जाएगा। देखिए आरएनए में राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर में क्या होगा, आप बस समझ लीजिए, पहले मैं शुगर बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारा OH, यहाँ H, फिर H, OH, H, OH, और यहाँ पर फिर वही CH2OH। ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, बात एक ही। ठीक है, ऐसे बना CH2OH। तो ये क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा राइबोस। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर OH ग्रुप हटा करके बेस जोड़ देता हूँ, हमारे बेस हो गए। क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। यहाँ थायमिन होता है और यहाँ पर क्या होता है, यूरासिल। दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए एंड दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। तो अब ये क्या क्या हुआ, देखो न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ हमारा, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू बेस प्लस शुगर। ये तो हुआ, ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब अगर वो पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए, अगर आप डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस कर सकते हैं, क्या होता है, तो आप बताएंगे। पहला डिफरेंस, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए कंटेन 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसके अंदर 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। ठीक है, और ये तो हमारा न्यूक्लियोसाइड हुआ। ठीक है, 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर क्या होती है, राइबोस शुगर। ठीक, दूसरी बात, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए कंटेन थायमिन, ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए कंटेन यूरासिल। ये बेसिस होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं,
वो यहाँ ज़्यादा नहीं है, आपने बायो में ज़्यादा पढ़ेंगे उनको। यहाँ तो केवल इतना ही है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन ये केवल यूरासिल है। तो दिस इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। तो अगर डिफरेंस पूछता है दोनों के बीच तो आप बता देंगे इन दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या हो गया हमारी न्यूक्लियोसाइड। अब अगली क्रम आती है हमारी न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलेंगे, समझ में आया बात? कोई डाउट तो नहीं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर, उसके अंदर केवल राइबोस शुगर। 2 डिऑक्सी क्यों, सेकंड वाले कार्बन पे ऑक्सीजन हट जाती है यहाँ से, यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 2 डिऑक्सी, उसको बोलेंगे राइबोसोम। अब बात आती है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड आता है, ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, ये जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है द कंपाउंड फॉर्म बाय combination of nucleoside and phosphate group is known as nucleotides, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बहुत पूछता है। तो जब हमारा क्या हो, बेस प्लस शुगर हो तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मैं न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ आरएनए के लिए, सॉरी डीएनए के लिए पहले बना देते हैं और फिर बनाते हैं आरएनए के लिए, तो क्या लेंगे बच्चों, डीएनए के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो बात वही पेंटोस शुगर बता दें मैंने आपको, ऐसे यहाँ पर बेस आ जाएंगे हमारे, बेस क्या है ए कोमा जी कोमा सी कोमा टी, और यहाँ पर क्या आएगा एच, फिर यहाँ पर हमारा एच 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 ओ एच, उसके बाद में यहाँ पर ध्यान समझिएगा CH2O, ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है ऐसे, या ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। अगर बात करता हूं मैं न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, तो वहां क्या करेंगे आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, या फिर एच एच ओ एच एच ओ एच, और यहाँ पर CH2OH, यहाँ CH2 था, एक ऑक्सीजन फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा ऐसे, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ H। अगर मैं नीचे कुछ ना भी लिखूँ ऐसे कर देता हूँ तो उसका मतलब अंडरस्टूड होता है हाइड्रोजन ही होगी, जो वैलेंसी हाइड्रोजन से डिस्ट्रॉयड होती है। तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड दिस इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। ठीक है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ढंग से इसको समझ लेना है, क्योंकि मोस्टली यही पूछते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रम आती है, वो पूछता है एक क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द नेम ऑफ बॉन्ड बाय विच न्यूक्लियोटाइड जॉइंट टुगेदर, उन बॉन्ड का नाम बताइए जिन बॉन्ड के द्वारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। तो क्या उसका नाम होता है फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, ये उस बॉन्ड का नाम है जिसके द्वारा क्या होते हैं ये जुड़ रहे हैं ना बहुत सारे, मैंने भी आपको बताया था, क्या बताया था आपको, शुगर फॉस्फेट, फिर उसके बाद शुगर फॉस्फेट, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आगे तक। तो जिन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहलाता है। तो न्यूक्लियोसाइड भी हो गया आपका, न्यूक्लियोटाइड हुआ, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हुआ।
अब इसके बाद वो आपसे पूछते हैं, अधिकतर आता तो है नहीं लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द नेम ऑफ बॉन्ड बाय विच एडेनिन, जो कंप्लीमेंट्री बेस होते हैं हमारे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन वगैरह कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये समझ लिया ना आपने। चलिए, उसके बाद बात आती है ए और जी और सी और टी। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोबॉन्ड्स के द्वारा, ऐसे, और ये हाइड्रोबॉन्ड के द्वारा, ये इनके कंप्लीमेंट्री बेस होते हैं। एडेनिन से ग्वानिन जुड़ेगा और साइटोसिन से थायमिन जुड़ेगा। ये डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर आप डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो पूछी जाती नहीं है, बस आपसे पूछता है, आपका एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो भी आपको बताऊंगा। और हार्मोन्स वगैरह जो आपके चैप्टर में थे वो आपके डिलीट हो चुके हैं, जो काफ़ी चीज उसमें से आपको निकाल दिया है, एंजाइम निकाल दिया, हार्मोन्स निकाल दिया। ठीक है, विटामिन भी आपके साथ डिलीट कर दिया उन्होंने आपके सिलेबस से, तो ये सब चीज़ आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई है। अब बस आपका चैप्टर इतना ही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक है आपकी, तो एनसीईआरटी की बुक में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मोस्टली वो हैं जो मैंने आपको करा दी। ठीक है जी, स्टॉप करना एक मिनट। ओके बेटा, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, उन्हें आप करके देखिएगा, जो नहीं होंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब आपका इसके बाद जो चैप्टर का नंबर आता है वो होगा आपका, पहले पढ़ाएंगे आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको बताया था छोटी क्लास उसमें 11th में कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। दोज एलिमेंट in which valence electron goes to, means डी ब्लॉक, समझ लेना ध्यान से। those element in which valence electron goes to d orbital of penultimate shell। पेनल्टी का मतलब होता है लास्ट बट वन, मीन्स सेकेंड लास्ट, is known as D block element।
दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताया था आपको। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उनका, देखिए हम लेते हैं उसको n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, इनका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 to 12 लेके ग्रुप 3 से 12 तक के जो हमारे एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन अब साथ साथ इनको ट्रांजिशन एलिमेंट का भी नाम दिया गया है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टी चूंकि चेंज आता है, ट्रांजिशन आता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए ही इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोल देते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स, अब ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या हो गई, ट्रांजिशन के लिए बोला गया कि दोज एलिमेंट विच कंटेन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो इनकम्प्लीट, जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन कहलाते हैं। आप कहें कैसे, जैसे आप लेते हैं स्कैंडियम, सुना होगा आपने, 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 4s2 3d1, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, देखो। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम 22, इस तरह हम यहाँ लिखेंगे 4s2 3d2, वैलेडियम 23, 11 में बताया था आपको 4s2 3d3, वैलेडियम के बाद क्रोमियम 24, एक्सेप्शनल केस 4s1 3d5, मैंगनीज 25, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड आगे, क्या हो जाएगा 4s2 3d5, आयरन 26 4s2 3d6, उसके बाद आपका कोबाल्ट 27 4s2 3d7, निकिल 28 4s2 3d8, उसके बाद आपका कॉपर 29, फिर एक्सेप्शनल केस हुआ, क्या हो जाएगा 4s1 3d10, और उसके बाद में आएगा जिंक 30, यह जाएगा 4s2 3d10। ठीक है, तो अब देखो, आप देख रहे हैं स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वेनेडियम हुआ, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, उनके पास में क्या है, उनके पास में हमारा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल बात है, इसको बाद में बताएंगे, इनके पास, सबके पास में क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो जिसके पास इनकम, ये सारे ही एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उनको बोलते हैं, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि कॉपर के पास तो क्या, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, जिंक में भी 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, तो जब यहाँ भी फील्ड है वहाँ फील्ड है, तो इसको तो हम ट्रांजिशन नहीं मानते और इनको क्या मानते हैं, ट्रांजिशन मानते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है, तो वो अलग चीज है, एक्सेप्शनल बात आ गई। अब आपने एक्सेप्शनल क्यों, एक्सेप्शनल इससे होती है बेटा, कॉपर की दो ऑक्सीजन स्टेट होती है, Cu+1 Cu2+। जब Cu2+ होगी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं लिख देता हूँ Cu29 2+, पढ़ा ना आपने CuCl CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4s0 3d9। तो कॉपर अपने कंपाउंड्स में क्या करती है, +2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाती है, जिसके कारण इसके पास में क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो जाता है। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाती है।
और ये क्या हमारे जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, मरकरी हुआ, ये सब के सब क्या हमारे, ये सब के सब डी ब्लॉक तो होते हैं, लेकिन ये सब हमारे ट्रांस एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो अब क्या बात बताई मैंने आपको डी ब्लॉक में, फिर दोबारा समझिएगा। दोज एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज टू, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी ऑर्बिटल ऑफ एन ऑफ पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल का मतलब बोला लास्ट से पहले वाली। जैसे आप देख रहे हैं जो डी ऑर्बिटल जा रहा है फोर फोर में नहीं जा रहा है, डी इलेक्ट्रॉन वाला वो थ्री में जा रहा है। ये तो हमारी क्या है, लास्ट वाली सेल हो गई, ये उससे पहले वाली हो गई। तो ये हमारी पेनल्टीमेट सेल कहलाती है, वैलेंस सेल कहलाती है। तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे हमारे, ऐसे एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रांस एलिमेंट। क्या होता है, दोज एलिमेंट विच कंटेन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो वो क्या कहलाएंगे, उनको हम बोलते हैं आपका ट्रांस एलिमेंट। ठीक है, और जिनके पास कंप्लीटली फिल्ड हो वो डी ब्लॉक तो होंगे लेकिन ट्रांजिशन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यह पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए वाई जिंक कैडमियम मरकरी, वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जिंक कैडमियम मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, क्यों। ठीक है, तो आप बताओगे सिंस जिंक कैडमियम मरकरी हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, it means they do not contain incomplete d orbital, therefore they are not regarded as transition element. However, they are d block element but not transition element. वो d block तो होंगे लेकिन transition element नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है why zinc cadmium mercury are soft, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर वही वाली बात, चूंकि इनके पास में क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड नहीं बनते। जब स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे तो क्या होंगे, सॉफ्ट नेचर में होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर कलरलेस, कलरलेस क्यों होते हैं, बताएंगे आप। सिंस जिंक कैडमियम मरकरी कंटेन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनके पास में क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण नो डी डी ट्रांजिशन टेक प्लेस। मैंने आपको बताया था डी डी ट्रांजिशन, याद है आपको, ये बताया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री में, जब क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री पढ़ाया था मैंने आपको तो बताया था डी डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो क्या है हमारा T2G और ये EG, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ठीक है, जब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी H में, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाएगा और सबके पास में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको बोलते हैं, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और डी डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, आपको कंपाउंड आपको कलर दिखाई देते हैं, जिनमें क्या होता है, क्या कहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी में क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। मान लीजिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा समझ लीजिए जब पहले फुल फील्ड है, इन पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको रेडिएटिंग फॉर्म में बाहर निकलता है, इसलिए आपको क्या दिखाई देता है, इसलिए आपको लाइट या कलर आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको क्या दिखाई देते हैं,
जिंक कैडमियम मरकरी आपको कलर ऐसी दिखाई देंगे। ठीक है बेटा। अब अगली बात आती है इसमें, अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें कई सारे। क्या होता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर हार्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड के होते हैं एंड हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उनके अंदर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? एटोमाइजेशन का मतलब है जब आपस कंबाइंड होते हैं तो एनर्जी बाहर निकालना, उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में थर्मोडायनेमिक्स में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और एटोमाइजेशन एनर्जी। तो जब बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और अगर वो दो से ज्यादा बॉन्ड्स तो उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें हमसे वो पूछता है कि बताओ जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हार्ड होते हैं और उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है, तो हम बोलेंगे सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड आर फॉर्म। वहां पर क्या होता है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनेंगे, जितने स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनेंगे उतनी एनर्जी क्या होगी वहां से? ज्यादा रिलीज होती है। इसलिए वो आपके क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और दूसरी बात, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मान लीजिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने क्रोमियम ले लिया Cr24, तो कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? 4s1 3d5। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू बी एम, बहुत मैग्नेटिज्म। तो एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही क्या होता है? उतना ही उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा। जितना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या है? उतना ही वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तीन तरह कंपाउंड होते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो दैट इज नोन एज डायमैग्नेटिक, दे कंटेन पेड इलेक्ट्रॉन। और जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक, बट विच इज स्ट्रांगली attracted in magnetic field and do not lose their magnetism once they magnetize। यानी एक बार अगर उनको मैग्नेटाइज कर दिया तो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करते, वो हमारे फेरोमैग्नेट कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आएगा? क्योंकि सबके इनके पास में क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। ये इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। इस ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आपके पूछे जाते हैं, इसी तरह क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। अब कलर के बारे में बात हो गई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में बात हो गई। अब आगे बात आती है कि बताइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी बड़ी हाई होती है। आप देखा होगा मरकरी अप्रोक्सीमेट 13.2 के करीब होती है, 13.2 से 13.3। ओस्मियम सबसे ज्यादा होती है। इनकी डेंसिटी बहुत भारी होते हैं। क्यों? वो इसलिए होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। और डी ऑर्बिटल कौन सा हमारा? डी ऑर्बिटल हमारा पेनल्टीमेट सेल का है। और आप जानते हैं जब हमारा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड नहीं करते, साथ साथ उनका शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट द वैलेंसी सेल एंड साइज डिक्रीज। क्या करेगा? मैंने आपको बताया था 11th के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल का होता है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का और सबसे कम एफ का। और दूसरी बात, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका पेनल्टीमेट सेल में जाता है। पेनल्टीमेट सेल हमारा डी वाला हो गया। और डी में जो इलेक्ट्रॉन, एक किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को शील्ड नहीं करते, वो क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। और दूसरी बात, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का शील्ड इफेक्ट भी क्या है? बहुत पुअर है। बहुत पुअर शील्ड इफेक्ट होने के कारण वो क्या करेंगे? जो न्यूक्लियस का चार्ज हो स्ट्रांगली पकड़ के होल्ड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जब स्ट्रांगली होल्ड करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? या साइज हमारा घटेगा
और साइज घटेगा तो आप जानते हैं मास स्पिरिट वॉल्यूम डेंसिटी, अगर साइज घटता है तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है। इसीलिए ट्रांस एलिमेंट हमारे क्या करते हैं, हाई डेंसिटी को पजेस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये बात आपकी यहाँ हुई, बाकी आपको कल बात बताएंगे। ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। ओके।